पुणे सिटी से निकलकर कार्तिक सीधे वनराज गोयल के पास जाना चाहता था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की बात कहां तक सही है और कहां तक गलत, इस सब के बारे में अगर कोई सबसे बेहतर बता सकता था तो वो वनराज गोयल ही था। इसलिए जैसे ही सुबह हुई, कार्तिक ने कुछ देर अपने बंगले में बिताने के बाद सीधे सिंह वंश के मुख्यालय जाने का इरादा कर लिया। और जाने से पहले उसे लगा कि वनराज गोयल की उपस्थिति के बारे में उसे गौतम से बात कर लेना चाहिए था। इसलिए उसने गौतम वागले को फोन लगाया। गौतम वागले इस समय सिंह वंश के मुख्यालय से थोड़ी ही दूर था। किसी भी सैनिक को कानो कान खबर नहीं थी, ना ही वनराज गोयल को पता था कि गौतम वागले अब सिंह वंश के मुख्यालय में कैद नहीं है, बल्कि खुलेआम आजाद घूम रहा है। उसने जो सुरक्षा कवच पहन रखा था, उसकी वजह से उसके शरीर की ऊर्जा का विकिरण पूरी तरह रुक गया था और बाहर के किसी भी यंत्र या व्यक्ति के द्वारा उसकी ऊर्जा का पता लगाया जाना बहुत मुश्किल था। सिंह वंश के मुख्यालय में जितने भी सैनिक थे, उनमें से कोई भी इस स्तर का नहीं था कि वो उस तरह की ऊर्जा का पता लगा सके और सुरक्षा कवच को भेज सके। इसलिए वागले बिना किसी असुविधा के चुपचाप वहां से बाहर आ गया। इसके साथ ही वो सीधा वहीं जा रहा था जहां उसका आगे का काम होना था। बंटू उस्ताद अपना साजो सामान बांधकर तैयार था और कहीं निकलना चाहता था। उसने ये जान लिया था कि गौतम वागले ने जिस तरह का काम किया है, उसके बाद गौतम के शरीर में अहंकार की काली ऊर्जा भरी हुई है और वो अपने काम के लिए बंटू से मदद मांगने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन बंटू की सारी कोशिशें और सारी समझदारी धरी की धरी रह गई। इससे पहले कि बंटू अपने घर से निकल पाता, गौतम वागले उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसका दरवाजा खुला हुआ था, उसे पता भी नहीं था और वो अपना आखिरी सामान बांधकर निकलने की तैयारी में था। उसने वहां ताला लगाकर कहीं दूर निकल जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही बंटू मुड़ा, गौतम सामने खड़ा था। गौतम की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने बहुत ही सरल और गंभीर आवाज में कहा, भागना चाहते हो? यह सुनकर बंटू के हाथ पैर फूल गए और उसने तुरंत हां बढ़ाते हुए जवाब दिया, भागना? भागकर कहां जाऊंगा? मैं तो बस ये तैयारी कर रहा था कि अगर कोई इधर उधर का काम आ जाए या कोई जांच करने आ जाए तो उस टाइम के लिए अपने आप को थोड़ा सेट रख सकूं। तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलने वाली है। सबको अपनी जान की फिक्र होती है, इसलिए तुम्हें इस बात के लिए कोई दोष नहीं दिया जाएगा। लेकिन तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आपने पिछली बार जो काम किया था वो कुछ ठीक नहीं गया वागले साहब, उसका कुछ और ही हो गया था। आपको लगता है कि इस मामले में हमें और आगे बढ़ना चाहिए? बंटू ने डरते डरते कहा, यह सब चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ वो करना है जो मैं कहूंगा, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कहते हुए वागले ने हाथ बढ़ाकर बंटू की गर्दन पकड़ ली। बंटू का गला घुटने लगा। उसने वागले की आंखों में देखा। उसमें अहंकार की भयानक ऊर्जा के साथ काली ऊर्जा का बहुत ही तीव्र असर सामने दिखाई दे रहा था। ठीक इसी वक्त पर कार्तिक का फोन वागले के पास पहुंचा। वागले ने फोन में देखा और बंटू को चुपचाप वहीं बैठने का इशारा किया। इसके बाद उसने फोन उठाया। गौतम, मुझे तुमसे मिलना है। तुम कहां हो इस वक्त? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे बारे में मुझे पता चला कि तुम किसी मुसीबत में हो। गौतम की आवाज कार्तिक से बात करते हुए एकदम साधारण थी, जैसे कि वो वही गौतम हो जो हमेशा से कार्तिक को जानता है। कार्तिक ने सांस छोड़ते हुए कहा, काफी सारी मुसीबतें तो आई हैं, लेकिन उन सब से फिलहाल मैंने निपट लिया है। अब आने वाली मुसीबतों से हमें निपटने की तैयारी करनी होगी। उस बारे में तुमसे मुझे कुछ बात करनी थी। तुम कहां मिलोगे? ठीक है कार्तिक,
लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। सुनो, तुम गलती से भी सिंह वंश के मुख्यालय की तरफ मत जाना, और ये बात किसी से मत करना, वनराज गोयल से भी नहीं। कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है, और शायद वो हमारे बीच ही होना बहुत जरूरी है। इसलिए सीधे आकर मुझसे पुराने किले के पास वाली जमीन पर मिलो। वो सबसे बेहतर जगह है जहां पर हम आपस में आसानी से बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। तुम पहुंच जाओगे 1 घंटे में? हाँ बिल्कुल, 1 घंटे बाद हम मिलते हैं। तो पक्का रहा, कहकर वागले ने फोन रख दिया। कैसी कमाल की बात थी कि जिस गौतम वागले को कार्तिक की इतनी चिंता थी कि उसके लिए उसने तमाम खतरों को अपने सर पर ले लिया, यहां तक कि काली ऊर्जा से संक्रमित होने का खतरा भी उठाया। वही गौतम अब कार्तिक से बात होने पर इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा था कि कार्तिक कैसे और किन मुसीबतों से निपटा है। वो उससे मिलना चाहता था क्योंकि अब उसके दिमाग पर अहंकार की शक्ति सवार थी, और वो मुख्यालय से वनराज गोयल को हटाने की कोई चाल सोचने के लिए कार्तिक का उपयोग करना चाहता था। बात पूरी करने के बाद वो बंटू की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे कोई ऐसा यंत्र चाहिए जिससे मैं अपने अंदर की सारी काली ऊर्जा को छुपा सकता हूं। ये ऊर्जा कार्तिक को भी पता नहीं लगनी चाहिए, और अगर सुरक्षा कवच से काली ऊर्जा को रोकता हूं तो ये सुरक्षा कवच दिखना नहीं चाहिए। बंटू ने चुपचाप सर हिला दिया। उसके पास और कोई तरीका भी नहीं था। गौतम को पहले से ही पता था कि बंटू के पास इस तरह के यंत्र हैं, इसलिए बंटू के पास मना करने का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप अपने सामान को खोला और गौतम के हाथ में एक खास तरह का यंत्र दिया, जिसमें हाथों में बांधने की कुछ चीजें थीं। सुरक्षा कवच से जुड़ने के लिए कुछ तार थे और कुछ मंत्रों से सजे हुए ताबीज जैसे सूत्र थे। उन सबको उसने वागले के शरीर पर अलग अलग जगह बांध दिया और उसके ऊपर से उसे दोबारा उसके कपड़े पहना दिए, और फिर बोला, जहां तक आम लोगों की बात है, मेरा ये सिस्टम बहुत ही मजबूत है। लोग इससे किसी भी तरह की ऊर्जा का पता नहीं लगा पाते। असल में ये एक दूसरा सिस्टम है जो आपकी ऊर्जा के ऊपर दूसरे तरह की ऊर्जा का एक आवरण चढ़ा देता है। इसलिए जो भी आपकी ऊर्जा को मारना चाहता है, वो दूसरी ऊर्जा को माप कर आगे निकल जाता है और आपकी असली ऊर्जा छुपी रहती है। लेकिन कार्तिक जैसे शक्तिशाली योद्धा के सामने ये कितना काम करेगा और कितना नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। जहां तक मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, उसकी जांच आप किसी से भी पूछकर कर सकते हो, लेकिन कार्तिक के मामले में मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। गौतम ने थोड़ा नाराजगी से बंटू की तरफ देखा। ठीक है, अगर तुमने अपने हिसाब से सबसे बेहतर काम किया है जो तुम कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि तुमने अपने मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बरती है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर गौतम वहां से निकल गया। इस बीच कार्तिक भी अपने घर से निकल गया था और कुछ ही देर में पुराने किले के पास वीरान जमीन पर दोनों की मुलाकात हुई। क्या हुआ? हम लोग यहां क्यों मिल रहे हैं? और सिंह वंश के मुख्यालय में ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में तुम मुझे बताना चाह रहे हो? बहुत ही अजीब सी बात हुई। क्या हुआ? बताओ मुझे। तहखाने में जो सुरक्षा कवच रखा हुआ था, उसमें बहुत सी काली ऊर्जा थी। उसके लपेटे में सिंह वंश के बहुत से लोग आ गए और शायद वनराज पर भी उसका बहुत असर हुआ है। इसलिए उन्होंने खुद अपने हाथों से सिंह वंश के मुख्यालय को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी तरह से उन्हें रोका और वहां से भाग आया। यह अलग बात है। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाताल लोक से कैसे निकले और यहां कैसे पहुंचे, और तुम किस बारे में मुझसे मिलना चाहते थे? वनराज के बारे में ये सुनकर कार्तिक का चेहरा उतर गया और उसने कहा, नहीं नहीं,
मेरी बात कोई इतनी जरूरी नहीं है जितना ये मामला है जो तुमने बताया। अगर वनराज काली ऊर्जा के लपेटे में आ गए हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। मुझे वनराज की मदद करनी होगी। सबसे पहले यही काम करना होगा। नहीं, उसके लिए अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है। असल में फिलहाल बाकियों ने उस ऊर्जा पर काबू पा लिया है और वनराज ने अपने आप को कुछ हद तक स्वस्थ कर लिया है। लेकिन उन्हें अपनी ऊर्जा का स्तर वापस पाने के लिए साधना में कुछ समय बिताना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि सिंह वंश के जो सैनिक थे वे अब भी ऊर्जा के प्रभाव में हैं। वनराज ने ऊर्जा का कवच बना दिया है, इसलिए वो सिंह वंश के मुख्यालय से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन वहां रहते हुए भी लोग वहां आने वाली किसी भी अच्छी ऊर्जा वाले व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। बहुत समस्या वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे किसी को कुछ नुकसान हो, और इसलिए इस वक्त यही ठीक रहेगा कि तब तक इंतजार करो जब तक वनराज अपनी शक्ति के स्तर को वापस ठीक ठाक नहीं कर लेते। कार्तिक को ऐसा नहीं लग रहा था। उसने कहा, नहीं, ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है। इस पर मुझे सोचना पड़ेगा। गौतम ने कार्तिक के दिमाग से ये बात हटते हुए ना देखकर कहा, मेरी बात मानो, फिलहाल के लिए इस बात को छोड़ दो। तुम ये बताओ, तुम यहां कैसे पहुंचे? और वो क्या जरूरी बात थी जिसके लिए तुमने मुझे यहां बुलाया? हो सकता है उस बात का संबंध इन सारी चीजों से हो और हम एक तीर से दो शिकार कर सकें, यानी एक साथ हमारी सारी समस्या निपट जाए। कार्तिक को गौतम पर भरोसा था और उसे उस पर अब तक किसी तरह का शक नहीं हुआ था। मतलब बंटू का यंत्र काम कर गया था। गौतम को कार्तिक ने कर्ण पिशाचिनी की कही सारी बातें बता दी, जिन्हें गौतम ने बड़े ध्यान से सुना और कहा, अगर उसकी कही ये सारी बातें सही हैं तो इसका एक ही मतलब है, तुम्हें नागलोक जाकर नागमणि प्राप्त करनी होगी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हो सकता है कि ये तुम्हारी क्षमता को इतना बढ़ा दे कि तुम सारी मुसीबतों से निपट सको। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्योंकि नागलोक में एक बहुत सम्माननीय परिवार है जिसका एक प्रमुख व्यक्ति मेरा दोस्त है। उसका नाम है जीवन नाग। मैं तुम्हें जीवन से मिलने का रास्ता बता सकता हूं, लेकिन उसके आगे का काम तुम्हें खुद करना होगा। कार्तिक ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए सर हिलाया। गौतम ने ध्यान से कार्तिक की आंखों में देखा। कार्तिक ने उससे कहा, हाँ, इतना काफी होगा। बाकी की बात मैं जीवन से ही कर लूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी बात समझते हुए वो मेरी मदद जरूर करेगा। वागले ने हाँ में सर हिलाया। क्या चल रहा था वागले के मन में? क्या सफल होगी कार्तिक की नागलोक की यात्रा? आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।